Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मतलब आपको पता है कि हम जो रियल लाइफ में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब इसमें हम जो एवरीडे लाइफ मतलब डेली जो हम कुछ ना कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, समझ तो ध्यान से, डेली हम कुछ ना कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो सब के सब जो केमिकल्स हैं वो आपके मेडिसिन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ड्रग्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, और उन पर्टिकुलर ड्रग्स और जो मेडिसिन्स हैं या फिर अदर केमिकल्स हैं, ठीक है, जैसे आप हम बात करते हैं बेसिकली जो फेयरनेस वगैरह जो भी उसके लिए भी हम जो भी हम पार्टिकुलर चीज़ें यूज करते हैं वो भी एक तरीके से आपके केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ये है कि हम जो भी केमिकल्स डे बाय डे हम डे डे लाइफ में हम एवरीडे लाइफ में जो यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे समझते हैं, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और उनकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब की सब कैसे हैं और किस तरीके से वो हमारी बॉडी के साथ एक्ट करते हैं। ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, मतलब उनका जो एक्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के साथ है, और वहाँ पे कितना हम परसेंटेज की बात करते हैं, कितना परसेंटेज लेना चाहिए जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व हो सके, रिजॉल्व हो सके। ठीक है, रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है, रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन हुए है कि हम एवरीडे लाइफ में जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उनके जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी ड्रग्स। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग ड्रग्स, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डील्स विद ओवरऑल बॉडी मैकेनिज्म। ठीक है, when in the normal and under abnormal conditions faces by it। ठीक है, it also talks about the various drugs to be consumed। ड्रग्स का मतलब बच्चों मेडिसिन से है। ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स, उन ड्रग्स के जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स का मतलब बच्चों पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है, उनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन देयर साइड इफेक्ट्स, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स आवर ओवर कंजप्शंस। इफ एनी केस अगर आप डॉक्टर के कंसल्टेंस में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर डोज है वही आपको लेने को बोलेंगे। बट अगर इफ़ एनी केस अगर ओवर कंजप्शंस हो जाता है तो फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एज वेल एज उस पर्टिकुलर मेडिसिन के हम आपकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और जो एवरीडे लाइफ की हम बात करें ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो हमेशा आपका डिस्कशन होता है विद द बॉडी मैकेनिज्म। ठीक है, विद दी बॉडी मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो बॉडी मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस इज टोटली रिलेटेड विद द ड्रग्स और द मेडिसिन्स। ठीक है, वो ड्रग्स और मेडिसिन्स के जो इफेक्ट्स हैं बॉडी पे वो किस तरीके से एक्ट होंगे, और एज वेल एज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स भी कैसा है। ये सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो एच आपका डाइल्यूट एच की हम बात कर रहे हैं, ये आपका रिलीज होता है, तो उसका भी एक्शन किस तरीके से है। और हम आपको पता है जो ह्यूमन बॉडीज़ है या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेस बॉडी में कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, उन प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों केमिकल्स का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, केमिकल्स का पार्टिसिपेशन है, इट मे बी इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट मे बी इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर केमिकल्स के बारे में भी हम करेंगे यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है, तो ये सब की सब चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज डन ऑन वेरियस ग्राउंड्स टू हाईलाइट देयर फंक्शनल एरियाज throwing light on their mechanism। तो ड्रग्स, व्हाट इज ड्रग्स, तो ड्रग्स के बारे में बच्चों में पहले बताएंगे। ड्रग्स बेसिकली आर द मेडिसिन, उसके बारे में बात या केमिकल्स। तो ड्रग्स बेसिकली आर दी केमिकल्स
ऑफ लो मॉलिकुलर मासेस, इट इज़ अराउंड 100 to 500, ठीक है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। हम यू को बेटा हम यहाँ पे मॉलिकुलर वेट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बहुत जगह एटॉमिक मास यूनिट भी डिफाइन करते हैं, एएमयू। लेकिन आजकल जो मॉडर्न आयोपेक का रूल्स आया उसमें हम यूनिफाइड मास से भी करते हैं रिप्रेजेंट। तो 100 से 500 जो यू की यूनिफाइड मास के बारे में बात करी जा रही है, इतना लोअर मॉलिकुलर मास रहते हैं आपके ड्रग्स के या फिर जो केमिकल्स वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद माइक्रो मॉलिकुलर टारगेट, और ये जो मेडिसिन हैं वो कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, माइक्रो मॉलिकुलर टारगेट पे, टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिकुलर टारगेट पे वो अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद वहाँ से कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो व्हाट इज ड्रग्स, ड्रग्स बेटा समझ में आ गया होगा, जिनका ड्रग्स बेसिकली आर दी केमिकल्स या मेडिसिन। हम ड्रग्स के बारे में पहले बात करें, ड्रग्स बेसिकली आर द केमिकल्स जिनका मॉलिकुलर मासेस आपका बहुत लो रहता है, उसकी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो बेटा वो इंटरेक्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर है, और फिर वहाँ से कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, दीज आर दी ड्रग्स, ठीक है। अभी ड्रग्स बेसिकली इज ए नेगेटिव वर्ड, बट मेडिसिन इज द पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। तो मेडिसिन भी हमारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मेडिसिन आर केमिकल्स यूज इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेडिसिन आपको पता है, मेडिसिन भी केमिकल्स ही होते हैं जो भी आप मार्केट से परचेज करते हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, यूजफुल होते हैं डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, ठीक है। इज ए डोज कंज्यूम्ड हायर देन रिकमेंडेड बाई डॉक्टर्स कैन कॉज हार्म, ठीक है। अगर इन जो पर्टिकुलर मेडिसिन का अगर आपका डोज अधिक आपने ले लिया है, जो डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में या फिर आफ्टरनून आपको इस पर्टिकुलर मेडिसिन का इतना आपको अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसमें उससे आपने अधिक इफ एनी केस अगर आपने ले लिया तो फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेरापेटिक इफेक्ट आपके क्या होते हैं, ठीक है। तो थेरापेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इट इज डिजायरेबल और बेनिफिशियल ड्रग्स इफेक्ट लाइक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, एंड क्योर ऑफ ए डिजीज ऑन द लिविंग बॉडीज। सच यूज सच यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के बारे में आपको पता है कि जैसे कैंसर्स की जो कैंसर डिजीज़ है, इसके अलावा और भी डिफरेंट जो आपकी डिजीज़ होती हैं उनके अंदर कीमोथेरेपी भी काफ़ी यूज़फुल होती है, काफ़ी लाभदायक होती है, ठीक है। और ये भी एक पर्टिकुलर ये भी क्या है, एक तरीके से अगर आप बात करो तो जो ड्रग्स है ना, उसके हम बिल्कुल हेल्प लेते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी में भी हम क्या करते हैं, जो डिजीज़ है या फिर जो भी आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको स्लोली, है ना, और उसको रूट से हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं फ्रॉम दिस इफेक्ट या फ्रॉम दिस प्रोसेस कीमोथेरेपी, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पे। तो ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, नेक्स्ट आपका है ड्रग्स एक्शन, नेक्स्ट आपका केमिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो आपका है फार्माकोलॉजिकल आपका जो इफेक्ट है उसमें बात करेंगे। ग्रीक ओरिजिन यहाँ से लिया गया, एक जो वर्ड है ग्रीक ओरिजिन से है, इसमें आपका है फार्माकॉन, इसका मतलब बेटा पॉइजन, मतलब ड्रग से हम बोल सकते हैं, ठीक है। लॉजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। जो ड्रग का एक्शन है मैक्रोमोलिक्यूल्स पे, फिर जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो लोजिया से रिलेट करते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या है ये। दिस इफेक्ट इज यूज्ड बाय स्पेशलिस्ट टू प्रिस्क्राइब ए ड्रग फॉर ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर फ्रॉम ए होल कैटेगरी ऑफ ड्रग, ठीक है। होल कैटेगरी ड्रग्स होगा, उसमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो ड्रग्स होगी उसको जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और फिर उसके इफेक्ट के ऊपर स्टडी करते हैं। इस एग्जाम्पल देखेंगे, एनाल्जेसिक्स किल पेन, पेन किलर होते हैं एनाल्जेसिक्स, और एंटीसेप्टिक्स किल एंड अरेस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उनको रोकने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए, उनकी ग्रोथ फर्दर इंक्रीज ना हो, तो वो वहाँ पे हम एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। और एनाल्जेसिक होता है पेन किलर, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारी एनाल्जेसिक एक पर्टिकुलर कैटेगरी है ना, जो पेन किलर्स के नाम से कॉल करते हैं इसमें। ये एनाल्जेसिक्स में बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है।
को किस तरीके का पेन है उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को मुझे स्टॉप करना है तो किस टाइप के एंटीसेप्टिक को यूज करना पड़ेगा, वो हम बेटा स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में। ठीक है, मतलब हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पे जो इसकी एक्टिविटीज़ है उसके बेस पे, उसके जो ड्रग का एक्शन है, ड्रग का जो परफॉर्मेंस है ना, वो कैसा है वो हम यहाँ से करते हैं इसके ऊपर स्टडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग एक्शन। तो ड्रग एक्शन की बात करते हैं, रिलीज ऑफ ए स्पेसिफिक कंपाउंड इन ए बॉडी or a biochemical process under the consideration can be treated by various ways, ठीक है, by a single category of drugs। एग्जाम्पल बात करते हैं एंटीहिस्टामाइन इनहिबिट्स द एक्शन इन द कंपाउंड, ठीक है, हिस्टामाइन which causes inflammation in the body। this various ways exist to block the action of histamine। ठीक है, तो ड्रग का जो एक्शन और जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे यहाँ पे हम करते हैं इसके ऊपर स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया, तीसरा पार्ट आपका ये क्लासिफिकेशन का हो गया है। ठीक है, तो देखो सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है कि जब ड्रग आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे जब अटैक करता है ना, उस पर जब इफेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी से भी कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो एक्शन और रिस्पॉन्स है ना, दोनों को मेंटेन करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं वो ड्रग एक्शन, ये कैटेगरी यहाँ पे डिजाइन हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर इसको हम बोल सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन आपका जो हो रहा है वो पर्टिकुलर ड्रग के थ्रू हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे होगा और फिर वहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो वो आपके ड्रग एक्शन में यहाँ पे हम कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें दिस टाइपिकली डिपेंड्स ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप शोज कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जैसे यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड शोज द कॉमन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट दिख रहा है ये दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी स्टडी करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे स्टडी करते हैं जिसमें लगे केमिकल स्ट्रक्चर। जो केमिकल स्ट्रक्चर में ध्यान देना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो फंक्शनल ग्रुप अगर मैं यहीं पे इस पार्ट को निकाल के मैं दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता तो फिर उसकी एक्टिविटी आपकी डिफरेंट हो जाती। ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं चेंज करूँगा तो जो केमिकल का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन के कुछ आपके एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मॉलिकुलर टारगेट को लेके भी। ठीक है, तो फोर्थ आपको मिलेगा मॉलिकुलर टारगेट। तो मॉलिकुलर टारगेट में ड्रग्स आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन एंड हैव देयर टारगेट डिसाइडेड। दे इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स शो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी में भी बच्चों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लिपिड्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स भी हो गए। ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब के सब हमारी बॉडीज में प्रेजेंट है। तो जब पर्टिकुलर ड्रग यहाँ से अपने उसको इनटेक किया तो लेने के बाद तो वो जो ड्रग होगा, ठीक है, वो जो मेडिसिन होगी वो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इनके साथ ये इंट्रैक्शन करेगा। तो इनके साथ जब ये इंट्रैक्शन करेगा तो भी ये जो इंट्रैक्शन किस तरीके से होगा और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, या फिर वहाँ पे जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्या आपका ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलरली मैच कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड से। तो इनके स्ट्रक्चर के बेस पे भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ कैटेगरी बनता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। ठीक है, तो किस पे अटैक करेगा वो स्ट्रक्चर के बेस पे हम करेंगे डिस्कशन। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन। देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन को तो पहले तो देखो मैं कुछ बेसिक एग्जांपल से बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो एग्जांपल्स में सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा प्रोटीन्स को लेके। ठीक है, तो प्रोटीन्स, ठीक है, मैं बात करूंगा प्रोटीन्स व्हिच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो बच्चों कैसे एक्ट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तरीके से इन द बॉडी। तो उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद में डिस्कस कर रहा हूँ कि ड्रग का टारगेट इंटरेक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स हैं वो बच्चों परफॉर्म करते हैं एक रोल, जो
वो कौन सा रोल परफॉर्म करते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का रोल परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो भाई, ऐसे प्रोटीन्स जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। क्लियर है? इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दोज व्हिच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, those which are crucial to communication system in the body is called receptors, ठीक है। रिसेप्टर्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम की तरीके से एक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद देखेंगे इस नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं ज़रा, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स ये बच्चों क्या करते हैं? कैरियर का मतलब कुछ कैरी करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स कैरी, ठीक है, कैरी दी पोलर मॉलिक्यूल्स, कैरी दी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको इसलिए यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, समझ में आपको आएगा। तो पहली चीज़ तो मैंने बात करी कि जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, राइट। तो प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो बच्चों बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरीके से एक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब हम ऐसे बात करेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारी बॉडी में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उन सब के लिए बेटा हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिसेप्टर्स। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो कैरी करते हैं किसको? पोलर मॉलिक्यूल्स को। पोलर मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी एचपीएम होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके अक्रॉस आपका जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको कैरी कौन करेगा? तो बेटा वो होते हैं कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है? यस। नेक्स्ट मैं बात करूँगा तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। तो फोर्थ पॉइंट लेते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ये बच्चों क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड के पास क्या होता है? कोडिंग होती है, मतलब बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैव कोडेड कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लिक एसिड के पास क्या होता है? कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और किसके लिए होती है? फॉर द सेल, ठीक है, फॉर द सेल। तो न्यूक्लिक एसिड बेटा ध्यान दो, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके पास बच्चों का है कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। किसको बेटा डिफाइन, किसको देता है? ये सेल्स को देता है। इसके बाद देखो मैं बात करूँगा लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बताऊँगा बेटा मैं लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल्स पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। बच्चों बायोलॉजी अपन को नहीं पढ़ रही हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के उसी पार्ट को पढ़ना है जो हमारे लिए केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में क्वेश्चंस पूछ सकता है जेई मेंस, ठीक है, जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो मैं बिल्कुल कट टू कट उतनी ही पार्ट पे जाऊंगा, मैं बायोलॉजी के सेक्शन पे नहीं जाऊंगा, वो आपको बायो के टीचर्स पढ़ा देंगे। लेकिन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो, बाकी जेई मेंस में तो कोई बायोलॉजी का पार्ट होने वाला है ही नहीं, तो उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जितना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। तो ड्रग के टारगेट के इंट्रैक्शन आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे, तो एक बार जरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं। तो द इंट्रैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द टारगेट दैट इज ए पार्ट ऑफ बॉडी is the major part of action of a drug, ठीक है। Enzymes, the biological catalyst, action serves as the best example for the interaction. These proteins named enzymes hold a major position in the communication system, मैंने अभी बोला था, of the body. They are called as receptors, ठीक है, which carry polar molecules across the cell membrane. Similarly, nucleic acid have codes for passes on the genetic information across the various सेल्स, ठीक है। तो ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम एज ड्रग टारगेट। तो एंजाइम एज ड्रग टारगेट, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा कैटलिस्ट एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो जो कैटालिटिक एक्शन होगा आपका, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। पहले मैं इस बात के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो हेडिंग होगी
उसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यस, तो हमारी जो हेडिंग होगी दैट इज़ दी एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो इसमें पहला ए पॉइंट में लेता हूँ, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक, तो इसमें देखो हम जो कैटालिटिक एक्शन देखने वाले हैं एंजाइम्स की, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के साथ होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करी जाएगी वो ड्रग्स एंड एंजाइम्स को लेके। ठीक है, तो इसको मैं बात करूँगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ए ड्रग एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एक्शन बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बच्चों, ड्रग एंड जो कैटलिस्ट है। ठीक है, जो आपका ड्रग है एंड जो एंजाइम्स है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ए ड्रग एंड एंजाइम, ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। जो एंजाइम है, ठीक है, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटालिसिस, मतलब यहाँ पे हम एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका एंजाइम है वो किस तरीके से रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, कैटलिस्ट के तरीके से कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक से पॉइंट है कि जो भी आपके सबस्ट्रेट है, ध्यान दो, जो भी आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट बच्चों क्या करेगा, वो बाइंड हो जाएगा। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो आपका जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, स्टिक कर जाएगा। अब यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। अब वो इंट्रैक्शन जो होगा बच्चों या तो आपका आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका बॉन्डरबॉल इंट्रैक्शन भी हो सकता है, या फिर आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपका सबस्टेट है वो बाइंड करेगा एक्सेप्ट साइट ऑफ एंजाइम। जब बाइंडिंग होगी तो वहाँ पे इस तरीके से आपके बॉन्ड यहाँ पे काम करेंगे, तो आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डरबॉल इंट्रैक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ पे आपका परफॉर्म करेगा। तो एक बार यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास सबस्ट्रेट ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके सामने बच्चों यहाँ पे आपका एंजाइम कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एंजाइम है। ठीक है, और ये बच्चों आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये वेकेंट स्पेस, ये सबस्ट्रेट बच्चों यहाँ पे आएगा और इस जगह जाके बच्चों स्टिक कर जाएगा। और स्टिक करेगा तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स स्टिक करेगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या आयोनिक बॉन्ड होगा या बॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये मैं बना सकता हूँ इसको कुछ इस तरीके से समथिंग, यस, और इसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं ज़रा। तो ये जो आपका सबस्टिट जब यहाँ पे स्टिक कर रहा होगा तो स्टिक करने का मतलब ये कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, इसको बोलेंगे दिस इज दी। और ये बच्चों क्या है, ये आपका यहाँ पे एंजाइम है। ठीक है, दिस इज द एंजाइम। और यहाँ पे आपका होगा एंजाइम होल्डिंग दी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट पे जाके यहाँ पे आपका फिक्स हो गया। अब ये जो सबस्ट्रेट है वो बच्चों एक्चुअली में आपका क्या है, वो ड्रग हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और सबस्ट्रेट ही बच्चों क्या है, वही तो आपका ड्रग है। ठीक है, तो वो जाके यहाँ पे इस तरीके से आपका इस ब्लॉक में जाके फिक्स हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एन एंजाइम, अब क्वेश्चन है कि जो एंजाइम है उनके फंक्शंस क्या होंगे। ठीक है, तो जो एंजाइम है उसके फंक्शन को हम लोग देखेंगे। द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या करेगा बच्चों, एंजाइम करेगा आपके फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करेगा दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट का बच्चों अटैक करेगा एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन,
और जो केमिकल रिएक्शन है उसको ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसको स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया? तो पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जो कैटालिटिक एक्शन होगी एंजाइम की वो किस तरीके से हो रही है और एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। ठीक है, इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या है। फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट पे बच्चों ये क्या करेगा, आपका अटैक करेगा। और सबस्ट्रेट बच्चों क्या है, ड्रग्स है, उस पर अटैक करेगा और कैरी आउट केमिकल एक्शन, फिर वहाँ से केमिकल एक्शन को क्या करेगा, वो डिजायर्ड केमिकल एक्शन को बाहर लेके आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग इसी में नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड की। तो इसमें हम हेडिंग लेने वाले हैं ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन क्या है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम वहाँ पे आपका फिक्स हो रहा है उसके जो बाइंडिंग साइट है उसको ब्लॉक कर देगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, एंड प्रिवेंट the binding of substrate। ठीक है, और can inhibit the catalytic activity, the catalytic activity of enzyme, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एंजाइम्स एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इस टाइप के ड्रग को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ड्रग और जो एंजाइम का इंट्रैक्शन है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, दीज कैन ब्लॉक दी बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंड प्रिवेंट दी बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट जो ड्रग्स है, और कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो इसको बोलते हैं हम एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस। अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को लेके, जो बच्चों ड्रग्स हैं। ठीक है, ड्रग्स कंप्लीट, या ड्रग्स के साथ बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नेचुरल सबस्ट्रेट्स हैं, तो नेचुरल सबस्ट्रेट तो हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ ये जो ड्रग्स है बच्चों वो क्या करेगा, वो कंपटीशन भी करेगा, है ना। उनके साथ वो क्या करेगा, जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की बात समझो कि जो आपके एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होगी, उस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे जो बेटा बाहर से आपने ड्रग्स लिया है वो भी इस पे जाना चाहेगा। और जो हमारे नेचुरल, ठीक है, जो हमारे नेचुरल सबस्ट्रेट होंगे वो भी तो बच्चों क्या करेंगे, एंजाइम की तरफ अटैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, तो जो नेचुरल जो सबस्ट्रेट जाके यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं जाके, इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलेंगे, जो नेचुरल आपके यहाँ पे जो नेचुरल आपके यहाँ पे सबस्ट्रेट होंगे वो जाके यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू एंजाइम साइट्स। कुछ जो ड्रग्स है, कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो आपके एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके बाइंड नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज बाइंड टू ए डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेटिक साइट। ठीक है, एलोस्ट्रिक साइट। तो इलेक्ट्रिक साइट्स क्या होती है वो समझ लो। इलेक्ट्रिक साइट्स का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी आपकी ड्रग्स हैं, ठीक है, कुछ ड्रग्स के ऐसे भी पार्ट होंगे जो एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके आपके स्टिक नहीं होंगे, एक्टिव साइट से जाके स्टिक नहीं होंगे, कुछ अदर साइट से जाके स्टिक हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं आपके एलोस्टेटिक साइट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। जिसमें आप यहाँ देख सकते हो कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एंजाइम कुछ इस तरीके से मैंने आपको दे दिया, तो इस एंजाइम की ये वाला पार्ट क्या हुआ है, ये तो एक्टिव साइट हो गया।
यहाँ पे अटैक ना करके सबस्ट्रेट, सपोज उसने यहाँ पे अटैक कर दिया, इस जगह जाके वो बाइंड हो गया, ठीक है। जब इस जगह जाके बाइंड हो गया तो इसको बोलेंगे एलोस्टेटिक साइट। तो ये जो आपका ये जो पार्ट होगा ना यहाँ से, दिस पार्ट इज कॉल्ड एलोस्टेटिक साइट। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, इफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन एंजाइम एंड एन एमिटर इज ए स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपके एंजाइम के बीच में, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे जो इनहेबिटर है इसके बीच में जो एक बॉन्ड आपका वर्क करता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है और आसानी से उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देन द एंजाइम इज ब्लॉक परमानेंटली, तो एंजाइम आपका पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसिस द न्यू एंजाइम्स। फिर वहाँ से आपके न्यू जो एंजाइम्स हैं उनका आपका सिंथेसिस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे एक बार हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंजाइम्स एंड ड्रग टारगेट। तो इसमें देखेंगे एंजाइम्स आर नॉन टू अस, ठीक है, एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच हैव टू मेजर फंक्शन एज शोन इन फिगर 32.1 एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। यहाँ पे देखो ये आपको एंजाइम दे रखा है और यहाँ पे ये आपको इस तरीके से लाइनिंग करके एक एक्टिव साइट्स, दिस इज सबस्ट्रेट, ये आपका ड्रग है, ठीक है। ये जाके यहाँ पे आपका अटैक करेगा। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे द एंजाइम प्रोवाइड्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, व्हिच इनेबल्स द अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। सेकेंड में बात करेंगे ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन के बारे में। द ड्रग्स आर टेकन, ठीक है, इट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। या तो जो आपके ड्रग्स हैं या तो जो आपके एंजाइम के कैटालिटिक रिएक्शंस को तो इंक्रीज करेंगे या फिर उसके रेट को आपके डिक्रीज करेंगे, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटेंस इज ए रोल इज ए ड्रग डन इन टू वेज, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ड्रग इज एन एंजाइम इनहिबिटर which inhibits the catalytic activities of enzymes or block the binding sites, which eventually prevents the binding of substrate with the enzyme। इसमें पहले बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेंस के बारे में। यहाँ पे आपको ये एंजाइम्स दे रखा है और इसकी एक्टिव साइट्स आपको दे रखी है और यहाँ पे आपके ये ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स है, ये आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब ये आपका नेचुरल है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके सबस्ट्रेट, यहाँ से आपका ये ड्रग्स हैं। तो दोनों जाके यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेंगे आपकी एक्टिव साइट्स के ऊपर, ठीक है। तो सपोज मान के चलो ये आपके ड्रग्स ने जाके यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो कोई आपका यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ये सबका सब यहाँ पे आपका ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। लिखा है ड्रग ब्लॉक था एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ड्रग ने क्या किया है, एक्टिव साइट से उसको जाके ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे ड्रग एंड सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव फॉर द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। तो ड्रग और जो नेचुरल आपका जो आपका इनहिबिटर्स होगा वो दोनों जाके अटैक करने की कोशिश करेंगे। जब ड्रग ने अगर अटैक कर दिया तो मतलब आपका जो एंजाइम की साइड्स, एक्टिव साइड्स है, वो आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी और ब्लॉक होने के बाद फिर यहाँ से आपका कुछ डिफरेंट केमिकल्स यहाँ से आपके रिलीज होंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ड्रग्स व्हिच अटैच टू शोन इन फिगर ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम एंड कॉम्पिटिटिव विद द सबस्ट्रेट ऑफ स्पेस। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेंस के बारे में, ठीक है। तो मतलब ऐसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी इनहिबिटर्स होते हैं जो बच्चों एक्टिव साइट पे अटैक ना करके कुछ अदर साइट पे जाके अटैक करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एलोस्टेटिक साइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में द नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स बाय बाइंडिंग देमसेल्फ टू द एलोस्टेटिक साइट, ड्यू टू व्हिच द सबस्ट्रेट इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द एक्टिव साइट्स, ठीक है। जो सबस्ट्रेट है वो आपकी एक्टिव साइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एंड दस डिसेबल टू अटैच्ड itself। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एंजाइम एंड इनहिबिटर, बॉन्ड कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होंगे, एंड ब्लॉक द एंजाइम्स, एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बी न्यू एंजाइम और द न्यू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चेंज द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आफ्टर बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोटिक साइट्स। तो जो आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोटिक साइट पे जाके अटैक करेंगे और फिर यहाँ से डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यहाँ से क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। तो एक्टिव के बारे में बात करी, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉन एक्टिव के बारे में बात करी, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे रिसेप्टर्स एज ए ड्रग टारगेट, ठीक है। रिसेप्टर्स ऐसे ड्रग टारगेट किस तरीके से आप पे काम करेंगे। तो रिसेप्टर्स आर सेलेक्टिव इन नेचर, एवरी बाइंडिंग साइट्स हैज ए डिफरेंट शेप, स्ट्रक्चर एंड ए अमीनो एसिड्स which suits a specific chemical messenger, ठीक है। तो उसका प्रोसेस किस तरीके से होगा उसके हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। रिसेप्टर्स एज ए ड्रग टारगेट, तो यहाँ पे आपकी ये बाइंडिंग साइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है।
बीच में जो है बच्चों वो कम्युनिकेशन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपके प्रोटीन्स अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेफ चेंज एज टू रिसीव मैसेज, तो मैसेज जैसे मिलेगा तो यहाँ पे आपका जो बाइंडिंग साइट्स है उसका आपका सेफ चेंज होगा। नेक्स्ट यहाँ से हम बात करेंगे तो रिसीव केमिकल मैसेंजर, पोस्टिंग ऑफ मैसेज बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है ए पॉइंट में है आपके रिसेप्टर्स रिसीविंग केमिकल मैसेंजर्स, बी में आपका शेप ऑफ रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर, और थर्ड में आपका है रिसेप्टर्स रिगेन्स स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टेप में क्या है, ये आपका जो पार्ट है दिख रहा है इट इज ए इंटीरियर सेल, ये आपके बाहर में सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका लिखा है आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये आपके हम सेल के इंटीरियर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पे देखो एक्टिव साइट पे जाके ये जो केमिकल मैसेंजर है, यहाँ पे ये बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट्स है, ये केमिकल मैसेंजर यहाँ पे आया, आने के बाद क्या हुआ यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड फिट, ये आपका यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट का मतलब ये है कि बाइंडिंग साइट पे जाके ये अटैक करेगा, मतलब पहले तो मैसेज पहुँचना चाहिए, तो मैसेज सपोज पहुँच गया, तो मैसेज पहुँचने के बाद ये एक्स ने एक्सेप्ट किया कि भाई क्या मैसेज मिला है, बाइंडिंग को लेके मिला है, क्या कुछ चेंज करने को मिला है, या कुछ केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो उसके लिए प्रोसीड करने के लिए मिला है। तो नेक्स्ट है शेप ऑफ रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैसेंजर पहुँचा तो फिर यहाँ पे मैसेंजर जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये अपने साइड्स को चेंज कर लेगा, ये अपने साइड्स को चेंज करेगा, समझ में आया। जब इस साइड को चेंज कर लेगा तो चेंज करने के बाद क्या करेगा, रिसेप्टर्स रीगेन स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर, और फिर जब इसने बाइंड कर दिया तो बाइंड करने पर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और फिर से अगर ये आपका यहाँ पे जो भी इसे मैसेज देने को मैसेज दे के जैसे फिर से आपका ये बाहर जाएगा, ठीक है, आउटर पार्ट में जैसे जाएगा तो फिर से अपनी सेल ये जो शेप है उस शेप को क्या करेगा, रीगेन कर लेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हम बात करें रिसेप्टर्स एज ए ड्रग टारगेट, तो रिसेप्टर्स हैं वो ड्रग टारगेट के तरीके से कैसे काम कर रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे एंटागोनिस्ट क्या है, ये आपके पर्टिकुलर टाइप के ड्रग्स होते हैं, और ये ड्रग्स व्हिच बाइंड द रिसेप्टर साइट्स एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन, ठीक है। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, अगर मैसेज को ब्लॉक करना है तो हम एंटागोनिस्ट, हम एक जो ड्रग्स होते हैं उसका हम यूज करते हैं। ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाई स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एगोनिस्ट, ठीक है। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर, अगर आपके नेचुरल केमिकल मैसेंजर अगर वहाँ पे उसका परसेंटेज कम होता है तो फिर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यूजफुल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट केसेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी की है, क्लासिफिकेशन है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एंटा एसिड को लेके, ठीक है। तो एंटा एसिड बेसिकली क्या है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जिसमें हम इनो यूज़ करते हैं, ठीक है, गलोसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब के सब क्या है कि आपके जो भी जो एक्सिस जो एसिड्स है हमारी बॉडी में जो रिलीज होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपके एंटा एसिड्स, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स इन स्टोमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन, ठीक है। अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा एसिड का हमारी बॉडी में तो फिर वहाँ से बच्चों क्या होगा, आपकी बॉडी में जो स्टोमक है उसमें आपका इरिटेशन होगा, ठीक है, और बहुत बार ज़्यादा हो जाता है तो फिर पेन भी आपको वहाँ पे होने लगता है, ठीक है, स्टोमक के अंदर। तो इन सब केसेस में क्या है कि इसकी वजह से यहाँ पे अल्सर भी डेवलप हो सकता है स्टोमक के अंदर, ठीक है। तो अल्सर भी आपका डेवलप होता है स्टोमक में अंदर, तो हम क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ध्यान दो, जो आपकी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, मैंने आपको एल्कली अर्थ मेटल में पढ़ाया था, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एक्चुअली बेस की तरीके से काम करते हैं, और वो आपको बीक बीक बेस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, बीक बेस लेते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो वो आपके क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड आर गुड बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल, दीज डू नॉट इंक्रीज द पीएच एबव न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो पीएच को डेफिनेटली इंक्रीज नहीं करेंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे और जो भी एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल ओवर ओनली सिम्टम्स एंड नॉट द कॉज को ये क्या करते हैं, कॉज को कंट्रोल नहीं करते हैं, जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इन एडवांटेज स्टेज अल्सर्स बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड इन ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टोमक, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटा एसिड्स, तो एंटा एसिड बेसिकली आ था मेटल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन के बारे में। तो एंटी हिस्टामाइन में अगर मैं आपको देखो डिफाइन करूँ तो जो हाइपर एसिडिटी होती है, ध्यान दो बच्चों,
यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा हाइपर एसिडिटी। ठीक है, तो जो हाइपर एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे हम एंटी हिस्टामाइंस का यूज करते हैं। तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी इन विच केमिकल हिस्टामाइन ना स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक। ठीक है, इन दी स्टोमक। द ड्रग, जो ड्रग यहाँ पे हम लेते हैं वो कौन सा होगा, इसको हम टैगामेट भी बोलते हैं, उसका जनरल फॉर्म रहती है आपकी। ठीक है, और इसका आपका नेम रहता है सिमेटिडाइन। ठीक है, was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall। जो स्टोमक की वॉल है, ये जो आपकी मेडिसिन है, ये मेडिसिन क्या करते हैं बेसिकली, ये आपका जो इंट्रैक्शन है किसका, हिंट आपका हिस्टामाइन का और रिसेप्टर्स का, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक करने से क्या होगा कि जो आपकी हाइपर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या होगी, रिलीज आपकी क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन में, ठीक है, डिमिन्स और एब्सोल्यूट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकर मैं हिस्टामाइन के बारे में बताऊँ तो एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि जब वो मेडिसिन हिस्टामाइन जाके वहाँ पे एक्ट करेगी, या जो मेडिसिन वहाँ पे, पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो आपका हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हिस्टामाइन बच्चों को जिस तरीके से होता है, ध्यान दो, नाइट्रोजन यहाँ पे आता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे रहता है आपका अटैच, यहाँ पे डायरेक्ट NH रहता है, और इससे अटैच बच्चों यहाँ रहता है NH2। तो दिस इज द हिस्टामाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, हिस्टामाइन। अमाइन पार्ट मिलेगा, हिस्टामाइन है। फिर इसमें हम लोग जो मेडिसिन देखते हैं, सिमेटिडाइन। ठीक है, तो इसका मैं लॉजिक बाद में बता दूंगा। सिमेटिडाइन बेटा, इसका भी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एंटी हिस्टामाइन है, ठीक है, इससे मिलता जुलता रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक बार मैं आपको देखो डिस्कस कर देता हूँ। लाइक दिस, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड, एंड नाउ डबल बॉन्ड CH3, नाउ इट इज NH। यहाँ पे आपका इस तरीके से सल्फर यहाँ अटैच रहेगा, सल्फर के बाद NH, देन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, CH3, NH एंड CH3। ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। फिर रेनिटिडीन, रेनिटिडीन भी इससे मिलता जुलता रहता है, उसमें आपका जाता है CHNO2 पार्ट। ठीक है, तो हिस्टामाइन इज ए पोटेंट वैसोडिलेटर, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कंट्रोल करता है आपके स्मूथ मसल्स को। ठीक है, इन द ब्रोंची। ठीक है, एंड गट एंड रिलीज अदर मसल्स सच एज दोज इन विच वॉल्स ऑफ द फाइन ब्लड वेसल्स। तो हिस्टामाइन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नसल conjugation associated with common cold and allergic response to the pollen। सिंथेटिक ड्रग जिसको बोलते हैं डिमिटैप मतलब जो आता है ब्रोमोफेडिन एंड सेल्डेन, उसको हम यूज करते हैं एंटी हिस्टामाइन की तरीके से। ठीक है, तो उसके में नोट्स है वो मैं आपको एक बार भेज दूंगा। बाकी यहाँ पे जो थोड़ा सा बेसिक पार्ट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी। इसमें आता है आपका कॉन्सेप्शंस ऑफ फर्टिलिटी, जैसे हम यूज करते हैं नॉरिथिड्रॉन, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एंटी माइक्रोबल, जो डिस्ट्रॉय प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट ऑफ इनहिबिट द पैथोजन सेक्शंस, यहाँ पे हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए डिटॉल्स आपको देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक में क्लियर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, और डिसइंफेक्टेंट में क्या करता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये फंक्शंस हैं एंटीसेप्टिक के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन होता है एंटीबायोटिक का और आपका डिसइंफेक्टेंट का। कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज जैसे आइडोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स में बेटा एक आपका होता है नॉन नार्कोटिक, जो होता है नॉन एडिक्टिव। ठीक है, तो रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसमें आता है नार्कोटिक। ठीक है, जो स्लीप इंड्यूस स्लीप के लिए आपका डिफेंड करता है। नेक्स्ट आता है NED, इसको बोलते हैं हम न्यूरोलॉजिकल एक्टिव साइट्स, द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम द नर्व टू रिसेप्टर्स, इसका ये वर्क रहता है। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस के लिए एंड माइल्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड ऑब्सर्व मेंटल डिजीज, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ट्रैंकुलाइजर।
नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उसको लेके। तो ऑन दी मोड ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल डिजीज, उसके बेस पे आपके देखो यहाँ पे बैक्टीरियसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। तो बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या है, ड्रग्स दैट किल ऑर्गेनिज्म इन बॉडी। नेक्स्ट क्या है, ड्रग दैट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन दोनों के बारे में एग्जांपल्स की बात करते हैं। बैक्टीरियोसिडल के बारे में तो पेनिसिलिन होता है, एमाइलोग्लोसिडिक होता है, ऑफ्लॉक्सिन होता है। और बैक्टीरियोस्टेटिक की बात करते हैं, एग्जांपल्स में आपके आते हैं इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासेन और आपका क्लोरोरेम्फिनॉल। तो ये आपके बैक्टीरियोस्टेटिक क्या बेसिकली करता है, ये जो ड्रग्स है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करता है, आपके जो ड्रग्स जो किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट ऑन दी बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, तो पहले आता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नेक्स्ट आता है नैरो स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं, एंटीबायोटिक व्हिच किल्स और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आपका होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। एग्जाम्पल में आपका आता है एम्फिसिलिन और आपका एमोलोसक्सिन। नेक्स्ट आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक व्हिच आर इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जहाँ पे एग्जांपल था पेनिसिलिन जी। लिमिटेड की बात करते हैं, एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो फटाफट से देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर। पहला आपका एंटी हिस्टामाइन में अभी डिस्कस करा था, तो इनके आपके स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये आपका है टर्फेनेडीन, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे इसके, ये आपका ब्रूफिन हो गया, ठीक है, एस्पिरिन आपका हो गया है। नार्कोटिक ऊपर आपके नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं, ये आपके नार्कोटिक ड्रग्स हैं, आपके एंटीसेप्टिक्स हैं, मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, ठीक है। और एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में भी देखो बात करी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिटॉल है, ठीक है, ये आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, ये आपके एंटीसेप्टिक्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल्स इन फूड एंड फूड एडिक्ट। ठीक है, तो फूड एडिक्ट्स आर द सब्सटेंस एडिड टू फूड प्रिजर्व इट्स फ्लेवर्स एंड इम्प्रूव द टेस्ट एंड अपीयरेंस, इसको मेंटेन करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एडिक्ट्स कौन कौन से हैं। पहला आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट, इसमें हम बात करते हैं द केमिकल कंपाउंड्स गिव स्वीटनिंग एंड फ्लोरिंग इफेक्ट ऑफ द फूड, इसमें एस्पार्टेम आता है, सुक्रोज आता है और एलिटेम आता है। फूड प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे शुगर, सॉल्ट, सोडियम, बेंजोइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बेंजोइड, जो चिप्स वगैरह आते हैं ना, वो सब उसके अंदर सोडियम बेंजोइड वगैरह हम मिक्स करते हैं। तो दीज केमिकल सब्सटेंस ऑन एडिंग टू फूड मटेरियल्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। नेक्स्ट है फूड कलर के बारे में बात करते हैं, द सब्सटेंस एड टू अट्रैक्टिवनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट। तो हम ऑलर रेड, इसी या फिर हम टेट्राजीन यूज करते हैं, ठीक है, कलर के लिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए यूज करते हैं हम विटामिन मिनरल्स वगैरह, ठीक है, दी इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। फैट एमल्सीफायर्स की बात करते हैं स्टेबलाइजर एजेंट में, तो वहाँ पे हम एग का योग यूज कर लेते हैं। वेयर द मैन एमल्सीफाई केमिकल लाइक द लेक्टिन, ठीक है। तो दीज एजेंट गिव स्टेबिलिटी एंड फूड consistent nature of the food. Next है antioxidant, these agent prevent the oxidation of the food material, जिसमें आपको मिलता है BHT मतलब है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन। नेक्स्ट आपका BHA मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट को लेके। तो सोप एंड डिटर्जेंट में सोप के बारे में बात करते हैं। सोप इज बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम जो आयन से कैटायन की सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इसमें आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपको रिएक्शन दे रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 मोल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे ग्लिसरीन ईस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड है, फैट है। यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है, तो यहाँ से तो कोई ग्लिसरॉल आपका बाहर निकल गया है, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल गया है सोडियम स्ट्रेट। तो हुआ क्या है, तीनों आपके जो सोडियम पार्ट थे, यहाँ से OH पार्ट, तो सोडियम बच्चों ज्वाइन हो चुका है इनके साथ। तो यहाँ से CH2 या CH, ये CH2 बाहर निकल गए। यहाँ पे जाके बेटा हाइड्रोक्सो NaOH पार्ट में OH पार्ट हाइड्रोक्सी पार्ट है, उसके 3 मोल्स जाके यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं। तो यहाँ से मिल गया आपको लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये आपका होगा सोडियम स्ट्रेट, इट इज सोप। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सोपनिफिकेशन, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स विद एल्कलीज, सोपनिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सोप में। पहला आपका आता है शेविंग सोप। शेविंग सोप में मिलता है पोटेशियम सोडियम स्ट्रेट कंटेंस ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग गम रोजन फॉर्म सोडियम ब्रोजनेट लेदर्स की फॉर्मेशन, ठीक है। ये शेविंग सोप हो गया। नेक्स्ट आते हैं मेडिकेटेड सोप, जहाँ पे सॉफ्ट सोप होते हैं, मेडिसिनल होते हैं, नीम सोप होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रांसपेरेंट सोप इन एथनॉल बाई इवोपरेशन ऑफ एक्सिस सॉल्वेंट। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सॉफ्ट, फ्लोट इन वाटर
मेंटेनिंग टाइनी एयर बबल्स बिफोर इज हार्डनेस। सोप चिप्स के बारे में बात करेंगे, थिन शीट ऑफ melted soap into the cooled cylinder, scraping of the soap in the small beaking piece। ग्रेनुल सोप की बात करते हैं, ड्राइड होते हैं ये, ठीक है। और सोप पाउडर एंड स्कोरिंग सोप के बारे में बात करते हैं, तो सम सोप आर स्कोरिंग एजेंट, ठीक है, एंड पावर्ड पॉइंट्स क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। तो ये कुछ आपके डिफरेंट टाइप के सोप्स होते हैं मार्केट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोप। तो एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, बीइंग ए गुड क्लींजर, ठीक है, इट इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल, ऑक्सीडेशन ऑफ सोप बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सीवेज वाटर, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, यूज इन हॉट वाटर गिव द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड इन प्रिवेंट इन द वाटर। तो अगर हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस प्रेजेंट होंगे उसे रिएक्शन कर जाएगा, जैसे CaCl2 प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, सोप आपका ये है, तो यहाँ पे रिएक्शन होने से बच्चों क्या मिलेगा, एक तो NaCl सॉल्ट, सोडियम यहाँ से क्लोरीन यहाँ से क्लोराइड, तो NaCl बन जाएगा, बाकी ये इनसोल्यूबल पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैग्नीशियम कराएंगे तो आपको ये फिर यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम स्टेट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पीपीटी द सोप इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स एक्शन और रिमूव ऑफ द ऑयल फ्रॉम द क्लोथ। द गम लाइक पीपीटी स्टिक टू द फाइबर्स ऑफ द क्लोथ। नेक्स्ट है इनसोल्यूबल free fats get precipitated in acid medium and stick to the fabric blocking the oil removing ability of the soap। अब बात करते हैं डिटर्जेंट के ऊपर। तो डिटर्जेंट में देखो आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो सोडियम या फिर जो पोटेशियम है उनके बच्चों आपके सल्फोनेट पार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें आपके जो डिटर्जेंट होते हैं वो आपके तो एनानिक डिटर्जेंट होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं और आपके कैटानिक डिटर्जेंट होते हैं। एनानिक के बारे में बात करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन alcohol or hydrocarbons by treating long chain alcohols with concentrated sulfuric acid are called neutralized with alkalis। in household cleaning like dishwashes liquid and laundry liquid वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, effective in slightly acidic solution। नॉन आयनिक की बात करते हैं, do not contain any iron in their constitution, ester of high molecular mass formed by condensation reaction between stearic acid and polyethylene glycol, ठीक है। तीसरा आपका पार्ट यहाँ पे मिलेगा इसमें नॉन आयनिक में, लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं, इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप, जहाँ पे एक साइड आपको मिलता है एल्कली चेन मेक्स देम फ्रीली वाटर सोलेबल। कैटानिक की बात करते हैं तो क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन विद एसिटेट क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स और एमाइड्स, ठीक है। जर्मीसाइड्स के तरीके से और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, कैटानिक डिटर्जेंट। तो यहाँ पे आप रिएक्शन इसकी देख सकते हो, ये आपका लोरेल एल्कोहल है, रिएक्ट विद H2SO4, तो यहाँ से बनता है लोरेल आपका हाइड्रोजन सल्फेट और Na उससे आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा ये एनानिक डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन ये भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटानिक डिटर्जेंट में, तो ये देखो आपका अमोनियम के पार्ट है आपके क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट के, तो सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नॉन आयनिक की बात करते हैं तो यहाँ से आपको ये मिल जाता है, इससे नॉन आयनिक, यहाँ पे आपको स्टेरिक एसिड के साथ पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। बायोडिग्रेडेबल होंगे तो बच्चों इसके पास स्टेट हाइड्रोकार्बन की होती है, इसके पास ब्रांच चेन मिलेगी, दे कैन इजिली डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल आपका है सोडियम लोरल सल्फेट, और दे कैन नॉट इजिली डिकम्पोज बाई माइक्रो। सोप एंड डिटर्जेंट में बात करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट पार्ट है। सोप की बात करते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, कार्बन मिलते हैं आपके 12 और 12 से अधिक, ये होता है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ एल्केन्स। सोपनिफिकेशन, ठीक है। इसमें बात करते हैं द प्रोसेस इन विच ऑयल और फैट जो ग्लिसराइड होते हैं इज हाइड्रोलाइज्ड विद एनीवेज टू गेट सोप एंड ग्लिसरॉल। एडवांटेज ऑफ सोप, डिसएडवांटेज जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखे हैं, एडवांटेज डिटर्जेंट भी पढ़ चुके हैं, डिसएडवांटेज जो डिटर्जेंट भी आपका हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है, लेकिन इसमें अभी एक नेक्स्ट लेक्चर में और इसमें फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को कुछ और पार्ट भी मिलेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है, केमिस्ट्री एंड लाइफ से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।